जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 7 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर 40 आज के लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं? चैप्टर 5 उसके नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं। आज के चैप्टर के कंसेप्ट्स अहम हैं। आज का लेक्चर जो है वो है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। दो तरह के कंसेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन वाले कंसेप्ट भी हैं और एंड में एक केस स्टडी वाला कंसेप्ट भी है। लेकिन गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि केस स्टडी वाला कंसेप्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक क्विक रिवीजन करवानी है ताकि आपको याद आ जाए कि क्या किस जगह पढ़ा था और इसको कैसे केस स्टडी में यूज़ करना है। ठीक है, ज़्यादातर कंसेप्ट आज के लेक्चर में हैं रिप्रोडक्शन वाले। डन जी। अच्छा, एक दो बातें आपके साथ शेयर कर लूँ, बल्कि एक ही बात। बुक जो है ना, पिछले कुछ दिन से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो स्पीड से नहीं हो रहा, स्लो हो रहा है। और चूँकि थोड़ा ज़ाहिर आप भी वेट कर रहे हैं काफ़ी, नोट्स आपको साथ साथ मैं दे तो रहा हूँ, या तो करे होंगे, लेकिन रिवीजन करने में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आती है अगर इकट्ठा एक ही शक्ल में नोट्स इकट्ठे ना हो कंबाइन। तो एक थोड़ा सा मैंने फ़ैसला किया है। फ़ैसला क्या किया है कि नॉर्मली हमारा रिज़ल्ट के से पहले तो आपको पता है सैटरडे ऑफ होता है, रिज़ल्ट के बाद सैटरडे ऑन होता है। तो कल का जो सैटरडे है ना, वो क्लास नहीं होगी। ठीक है, क्या करूँगा इंशाल्लाह, किताब फाइनल करूँगा इसमें, उसके लिए टाइम चाहिए। हालांकि एक आसान तरीका भी होता है, वो एआई के ज़रिए से। हम एआई का यूज़ करते भी हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है कि स्टडी में एआई का यूज़ नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है ये क्रिटिकल टास्क होता है। पास्ट पेपर का एनालिसिस करना है, उसके बाद सॉल्यूशन जो है उसको रिव्यू करना, फॉर्मेट देखना। ह्यूमन इंटेलिजेंस ज़ाहिर है वो प्रिवेल करनी चाहिए। तो इसलिए मेरी तसल्ली नहीं हो रही, और तसल्ली नहीं हो रही तो मैं आपको साथ बुक शेयर नहीं कर रहा। तो थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। फिर कल हमारी को थोड़ी सी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी कि कल क्लास हमारी नहीं होगी। वैसे ये कुर्बानी देते मुझे लग रहा है आप खुश हैं, लिखा हुआ है। हाँ जी। तो आपने क्या करना क्या है, कल रिवीजन करनी है फिर आपने। ठीक है जी। तो ये था बुक के हवाले से। मंडे को बुक आपके पास होगी, सॉरी मंडे को बुक पब्लिशिंग के लिए हम भेज देंगे। ठीक है, वो पब्लिश होने में 2-3 दिन लगते हैं। क्लियर जी। बाकी क्लासेस में बताऊंगा, वैसे नहीं होगी, इरादा नहीं है मेरा बाकी क्लासेस का भी, क्योंकि जाहिर है वो एक डेढ़ घंटे में थोड़ी होनी है बुक फाइनल। वो सारी रात लगती है उसके ऊपर। बेसिकली सुबह काम नहीं करना मैंने, सुबह सोना है, काम रात को करना है। ठीक है, वो 3-4-5 बज जाएंगे शायद, इससे ज़्यादा। बहरहाल, तो ये था बुक के वाले से अपडेट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? कल के हाँ, आखिरी महीने में नॉर्मली उस्तादों का प्रोग्राम ये होता है कि सिलेबस की स्पीड लगी होती है। बिल्कुल ऐसी प्रोग्राम अक्सर होता है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा नहीं होगा। एक चीज़ आपने इंश्योर करनी है, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनको पीरियडिकली रिवाइज करते जाना है साथ साथ। ठीक है जी। सिलेबस की हमारी इंशाल्लाह स्पीड लगेगी नहीं। रिवाइज कर रहे हैं वैसे आप, जब कभी असाइनमेंट कम होती है या असाइनमेंट फॉर एग्जांपल नहीं है, तो प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन पकड़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस कर लिया। कैपिटल राशनिंग वाला क्वेश्चन कर लिया। ये करते हैं। ये डेली बेसिस के ऊपर आप किया करें, खासतौर पर जब असाइनमेंट कम हो। हाँ जी जी। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल। कल हमने टॉपिक स्टडी किया था रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंस का। हमने ये स्टडी किया था कि यूनिक रिसोर्स और कोर कॉम्पिटेंस ये कंपैरेटिव एडवांटेज का बायस बनती है। तो गिवन सिचुएशन में हमने रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई करना होता था, और फिर उसके बाद क्लासीफाई करना होता था इन्हें थ्रेशोल्ड रिसोर्स में और यूनिक रिसोर्स में, और इसी तरह थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस और कोर कॉम्पिटेंस में। ये क्लासिफिकेशन की स्किल क्या आप में डेवलप हुई है? किससे कोई 50% के करीब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं? हाँ 70%, चले बड़ी अच्छी बात है जी। लेकिन याद रखिए इसमें सम टाइम जजमेंट ज़रूर आएगी। बाज़ औक़ात थ्रेशोल्ड है या के कोर है, या थ्रेशोल्ड है या यूनिक है, इसमें भी सम टाइम प्रॉब्लम आएगी। और सम टाइम आएगी क्लासिफिकेशन के रिसोर्स और कॉम्पिटेंस को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, इसमें ये नेचुरल है। ठीक है, इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, ये नेचुरल है, क्योंकि ये साइंस तो है नहीं कि मैं आपको एक लिस्ट दे दूं फैक्टर्स की कि ये सारे जो है वो रिसोर्स हैं और ये कॉम्पिटेंस है, या ये सारे थ्रेशोल्ड है और ये यूनिक है या कोर है। ऐसी बात नहीं है। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। और सबसे अहम चीज़ पता है क्या, ये इस बात पे वेरी करता है कि क्या हमारे पास जो चीज़ है वो कंपेटिटर के पास मौजूद है कि नहीं। और इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास है क्या और हम इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो ये चूंकि हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे और इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, तो सम टाइम हमें जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है। और आपको जो केस स्टडी दी गई थी इसमें भी डेफिनेटली कम से कम किसी एक पॉइंट में तो ऐसा लाजमी हुआ होगा, 100% शोरूम में हुआ होगा
कि कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी डिफरेंट होगी और सोल्यूशन में डिफरेंट होगी। इसमें आपका या सोल्यूशन ना आप गलत ना सोल्यूशन गलत, अगर आपने थिंकिंग प्रोसेस आपका ठीक है। इसमें क्या है, जजमेंटल मिस्टेक। जहाँ कहीं क्लासिफिकेशन होगी पूरी मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट है, साइंस नहीं है। इससे पहले भी शायद मैं कुछ केस स्टडी में आपको जो लिस्ट वाली केस स्टडीज होती थी तो मैं ये बात बता चुका हूँ कि लगभग 80 to 90% हमारे फैक्टर्स मैच करेंगे, 10 to 20% फैक्टर्स में जजमेंट इन्वॉल्व है, वहाँ की आपकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट और सोल्यूशन या बुक की क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है। इससे आप अपने कंसेप्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि जी उसको याद करने के लिए अपना कंसेप्ट चेंज कर लें, कंसेप्ट सेम रखना है वो जो हमने क्लास में सीखा था, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल डिस्कस कर लीजिएगा, हम उस पॉइंट को थोड़ा डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अगर फर्ज कीजिए समझ नहीं भी आती तो उसकी वजह से मेन कंसेप्ट को आपने नहीं हिलाना, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए जी। कल अच्छा जो कल सवाल करवाया था, ठीक है जी जी। हाँ, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। अब ये डिपेंड करता है, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड रिसोर्स है या के, अच्छा पहले तो बताइए रिसोर्स है कि कॉम्पिटेंस है, पहले इसमें रिसोर्स है। टीचर्स जो है क्वालिफाइड टीचर्स है, एक्सपीरियंस टीचर है, रिसोर्स है। अच्छा, और वो जिस तरीकाकार से लेक्चर डिलीवर करते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं, ये क्या है, ये कॉम्पिटेंस है। ओके चलिए, अच्छा अब अगली बात, ये जो टीचर हैं हमारे पास एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड, क्या ये थ्रेशहोल्ड है या कि यूनिक रिसोर्स है, यही आपने डिसाइड करना है। प्रैक्टिकली सोचें, क्या ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर जो टीचर्स होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, क्या वो एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड होते हैं या नहीं? सिंपल क्वेश्चन है। होते हैं, अमूमी तौर पे होते हैं, ये ऐसा तो नहीं कि बस हमारे पास है। तो ये कौन सा रिसोर्स हुआ, थ्रेशोल्ड। हाँ, ये लफ्ज क्वालिफाइड से ऐसे लगता है कि जैसे वो इनकी तारीफ कर रहा है या प्लस पॉइंट बता रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज, ये नहीं है। सवाल ये है कि सिर्फ हमारे पास है या सबके पास है, डिसीजन इस फैक्टर पे होगा। हाँ ये ठीक है, ये आपका पॉइंट वैलिड है। ये इन्होंने पॉइंट क्या सुन लें, कह रहा है भाई, कह रहे कि हम क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, डन, लेकिन बाज़ औक़ात वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ अटैच करता है जिससे थोड़ी एम्बिग्विटी हो जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सम टाइम ऐसे होता है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं भी किसी एक फैक्टर में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी हो। इसकी एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें, कि लिखा हुआ है टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करते हैं, फेस टू फेस लेक्चर डिलीवर करते हैं। अब ये जो लेक्चर डिलीवर करना है ये रिसोर्स नहीं है, ये क्या है, कॉम्पिटेंस। और जो टीचर हैं प्रोफेशनल क्वालिफाइड, ये क्या है, रिसोर्स। असूली तौर पे क्या होना चाहिए, इसके दो हिस्से करके टीचर्स को अलग कर दें, लेक्चर डिलीवरी को अलग कर दें। उसने कोई इकट्ठा कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूँ। आप इसमें लेक्चर वाला जो हिस्सा है उसको अलग कर दें कॉम्पिटेंस की तरफ, और वो कौन सी कॉम्पिटेंस होगी भला, थ्रेशोल्ड। सारे ही लेक्चर देते हैं, सारे लेक्चर देते हैं। कोई टीचर ऐसा भी होता है कि बाकी सारे में कहानियां सुना, ऐसा तो नहीं है। केस स्टडी जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वरना लेक्चर सारे डिलीवर, तो ये थ्रेशोल्ड होगा। और जो टीचर्स हैं वो रिसोर्सेज में ले जाए उसको, थ्रेशोल्ड रिसोर्स, ठीक है जी, ये बात आपकी ठीक है। आपने एक्सप्लेन में करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दे जो उस कैटेगरी के लिए रेलिवेंट हो, अदर इंफॉर्मेशन ना दे। सोल्यूशन में ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन हो गया, इस वजह से उसमें कंपिटेंस वाला एस्पेक्ट भी आ रहा है, नहीं आना चाहिए था। एग्रीड जी। हाँ, कल हमने डिस्कशन की थी ना इसके ऊपर कि क्या हमारे ख्याल में ये इंडस्ट्री के पास, क्योंकि उसने शायद एक्सपीरियंस के साथ ना साल बताया था, कोई 20 साल था शायद, 35। हमने इस बेस के ऊपर, हमने सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे नहीं किया था, हमने ये अजम्पशन ली थी कि 35 ईयर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है। अमूमी तौर पे इतने एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं होता इंस्टीट्यूट के पास, इस 35 की वजह से हमने उसे क्लासीफाई किया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी रेगुलेशन, कोई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज आ गई ना, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो सबके लिए है। वो गवर्नमेंट का कोई हमारे पर खसूसी कोई नहीं है, कोई हाथ, शफकत का हाथ नहीं। ग्रांट सबके लिए है सबके लिए, जो जो क्राइटेरिया पूरा करे ले जाए। किसको? सेफ्टी रेगुलेशंस को। देखिए सेफ्टी रेगुलेशंस जो है ये अलग, सेफ्टी रेगुलेशन को कंप्लाई करना ये अलग कंसेप्ट। उससे इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको दोनों में फर्क नजर आता है। एक छोटा सा फर्क बता, अच्छा देखिए कुछ फर्क ऐसे होते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग समझ लीजिए डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब स्ट्रॉन्ग फैक्टर तो होता है फैसला करने में, लेकिन फाइनल फैक्टर नहीं होता। तो कुछ थोड़ा सा हम फिर ऐसी चीजें आपको बताते हुए थोड़ा डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम आपको एक इंडिकेशन के तौर पे बताएं कि रिसोर्स और कॉम्पिटेंस की इंडिकेशन, आप उसको रूल ना बना लें। ठीक है, तो एक इंडिकेशन इंग्लिश में आपको इंग्लिश पढ़ाते हुए बताते थे कि ये नाउन है, ये वर्ब है। जैसे शुरू में कुछ प्रॉब्लम होती थी, नाउन में और वर्ब में क्लासिफाई करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता था नाउन क्या होता है, नाउन नाम किसी का, वर्ब क्या होता है, एक्शन, शाबाश, कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरह नाउन और वर्ब में फर्क है ना, उसी तरह हमारे रिसोर्सेज और कंपिटेंस में फर्क है। क्वेश्चन के अंदर अमूमी तौर पे रिसोर्स क्या होंगे, नाउन्स, और कंपिटेंस क्या होगी, वर्ब्स। ठीक है, ये इसको आप कोई 100% रूल नहीं बता रहा, लेकिन एक इंडिकेशन है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंटेक्स्ट में इसको एनालाइज करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके लिए फैसला आसान हो जाएगा। डन जी, चल हाँ, ये अभी डिस्कस करना है ना, इसको तो अभी डिस्कस करते हैं। कल वाली केस स्टडी ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आज एक और केस स्टडी करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है हमारा, रिसोर्स या कंपनी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहा है फॉर सीएम, वो कंपनी जो जिसका ऊपर डिस्कशन किया, एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई, बताइए क्या थ्रेशोल्ड रिसोर्स और यूनिक रिसोर्स, थ्रेशोल्ड कंपिटेंस एंड कोर कंपिटेंस, ये बताइए। ठीक है, अच्छा अगर कहता ना सिर्फ ये एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई, तो मैं ज्यादा खुश होता। क्यों भला, और सिर्फ रिप्रोडक्शन। उसका फॉर सीएम लिखने का क्या मकसद है, इसको एक्सप्लेन भी करो और इसकी जो एग्जांपल्स है वो खुद वाली ना बताओ, अपनी सीएम वाली बताओ। अगर ये सीएम ना लिखता तो मैं इसको एक्सप्लेन करता और कोई सी भी अपनी एग्जांपल बता देता, लेकिन ये हमने जो आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन का मतलब डेफिनेशन बताओ, आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, सीएम की जो भी ऊपर कहानी है उसमें से आइडेंटिफाई करो, थ्रेशोल्ड रिसोर्स क्या है, यूनिक रिसोर्स क्या है, थ्रेशोल्ड कंपिटेंस क्या है, कोर कंपिटेंस क्या है। फिर क्या कह रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस and relate these characteristics to the core competence identified in A2। core competence की क्या, ये जो sustainable core competence है इसकी characteristics क्या होती हैं, दो ही characteristics पढ़ी हमने, क्या, ड्यूरेबल हो, डिफिकल्ट टू कॉपी हो। आगे जो भी इसका कोर कंपिटेंस मुझे नहीं पता कौन सी आने वाली है, जो भी आने वाली है हम उसमें यही फीचर रिलेट करेंगे कि ये इसको कोर कंपिटेंस हमने आइडेंटिफाई इसलिए किया है कि ये क्या है, ड्यूरेबल है, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। सी में क्या है, एडवाइस सीएम ऑन वेदर इट शुड लाइसेंस इट्स प्रोप्राइटरी बैटरी टेक्नोलॉजी टू कंपेटिटर्स टू अर्न एडिशनल प्रॉफिट, जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। कह रहा है कि प्रोप्राइटरी बैटरी टेक्नोलॉजी है, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है, उनकी अपनी हो, खुद की बनाई हुई, जिसके वो खुद मालिक है, वो नहीं बाजार से खरीदी, नहीं, खुद बनाई हुई, वो होती है प्रोप्राइटरी। जस्टिफाई करें, तो अभी देखते हैं, अभी हमें नहीं पता ये क्या है, ये लाइसेंस क्या है, बैटरी टेक्नोलॉजी क्या है, केस में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें जी। इसमें से अगर फर्स्ट करें एग्जाम में मुझे कुछ भी नहीं आता, केस स्टडी मुझे अटेम्प्ट करनी आती नहीं, मैं जीरो, फिर भी मैं इसमें से मार्क्स कम से कम कितने ले सकता हूँ, 4 मार्क्स तो ले सकता हूँ। 4 मार्क्स किस चीज के ले सकता हूँ, बल्कि 1 नंबर इसका भी ले सकता हूँ, क्या, ड्यूरेबिलिटी। रिलेट नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लगभग बाज़ केस स्टडी के अंदर आधा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी होता है। तो अगर फर्स्ट करें कोई केस स्टडी ऐसी आई, अव्वल तो इंशाल्लाह नहीं आएगी, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कोई ऐसी केस स्टडी नहीं आएगी कि जो आपको पता है ना चले ये क्या क्या रहा है। ठीक है, हाँ ये प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्या, कि किसी ना किसी केस स्टडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये छोटा मसला है,
लेकिन केस स्टडी समझना है, केस स्टडी कहाँ से आ गई है, ये इंशाल्लाह नहीं होगा, ये पक्की बात है, इंशाल्लाह ये नहीं होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपने सिलेक्टिव स्टडी ना की और हम नहीं करते, सिलेबस को कंप्लीट करते। तो आइए ज़रा, अब हमें ये सीख मिल गई कि केस स्टडी के अंदर भी उसका कुछ हिस्सा सम टाइम रिप्रोडक्शन का होता है, हमेशा नहीं होगा, सम टाइम होता है। तो इसका मतलब बैड न्यूज़ आपके लिए क्या है भला, कंसेप्ट को समझने के साथ साथ याद भी कर, लेकिन याद क्या करना है, सिर्फ हेडिंग्स। स्टार्ट करें जी, क्या कह रहा है, क्लीन एयर मोटर्स ए लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल साल पहले तो थोड़ा मुश्किल होता था, अब तो कॉमन हो गया, लाहौर में भी, कराची में भी कॉमन होंगे प्रोबेबली। ये क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्ज होकर चलती है, पेट्रोल पे नहीं चलती, ओके चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या ये प्लस है, कोई यूज कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम में से कोई यूज करता है, ये पेट्रोल की निस्बत सस्ती पड़ती है या महंगी, सस्ती पड़ती है, क्योंकि बिजली का बिल हमने थोड़ी देना होता है, पेट्रोल पर वो पैसे हमने देने होते हैं, इस वजह से कि कोई आपका एक्सपीरियंस, चले ठीक है सस्ती, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट और भी है, इको फ्रेंडली है, शाबाश, ठीक है, पोल्यूशन नहीं है सर, क्लीन एयर। वैसे इसके चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर, कि घर से चार्ज करनी पड़ती है, घर से चार्ज करने पड़े, चार्जिंग स्टेशन मौजूद नहीं है, ओके। कितनी को देर में फुल चार्ज हो जाती है, 6 आवर्स में फुल चार्ज होते हैं, और ये कितने किलोमीटर चलती है, अच्छा बैटरी, ओके चले ठीक है। तो ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई, इको फ्रेंडली है, ठीक है। चार्जिंग स्टेशन जो है वो लाहौर में इतने ज्यादा नहीं है अभी, क्योंकि अभी ये समझ लीजिए कि ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान है, क्लीन एयर मोटर्स हैज बिल्ट इट्स बिजनेस अराउंड असेंबलिंग अफोर्डेबल अर्बन ई स्कूटर यूजिंग इंपोर्टेड बैटरी पैक्स एंड लोकली मैन्युफैक्चर्ड फ्रेम। ये कुछ वो बता रहा है कि स्कूटर जो है उसकी हम असेंबलिंग करते हैं। फिर इन इट्स अर्लियर ईयर्स CM's survival depends on access to government grants and low interest green financing as well as its ability to meet minimum vehicle standards। अच्छा, अब यहाँ पे वो रिसोर्सेज का जिक्र करना उसने शुरू किया, कॉम्पिटेंस का जिक्र करना शुरू किया। पहले मुझे ये बताइए, ये जो उसने ये क्यों लिखा है, CM सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन, हाँ ये थ्रेशहोल्ड में ये अल्फाज पढ़े थे कि वो चीजें जो जरूरी होती है सर्वाइव करने के लिए, तो वो लफ्ज मैच कर दिया इसने, सर्वाइवल बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो ये है हमारे सर्व, हाँ जी थ्रेशहोल्ड। एक मिनट है, पेन दीजिएगा, आइडिया है एक, पेन दीजिएगा भाई जल्दी, चाय ना गिरा लीजिएगा, एक मिनट पास कीजिएगा जरा, आइडिया लिखते हो जी। तो सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, ये कौन कौन सी चीजें अब हमारे पास आ रही हैं, ये गवर्नमेंट ग्रांट, लो इंटरेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग, यानी गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंसिंग है, और मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये सर्वाइवल के लफ्ज से तो हमें पता चल गया ये थ्रेशहोल्ड है, एग्रीड। तो मुझे साथ साथ बता दे, एक्सेस टू गवर्नमेंट ग्रांट ये क्या है, रिसोर्स, पक्की बात, ओके। नेक्स्ट, लो इंटरेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग ये क्या है, ये भी रिसोर्स है। अच्छा, एबिलिटी टू मीट मिनिमम व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये क्या है, एबिलिटी उसकी कि वो मीट कर रहा है, इसको मीट कर रहा है, ये क्या हुआ, ये इसकी क्या है, कंपिडेंस, थ्रेशहोल्ड कंपिडेंस, ठीक है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है बिल्कुल, उनको मीट करना है इसने। एबिलिटी के लफ्ज से भी हमें क्या, हमने कंपिटेंस की डेफिनेशन में कोई एबिलिटी का वर्ड पढ़ा था, तो वो यहाँ पे लिंक हो रहा है इस। रिसेंटली CM हैज इन्वेस्टेड इन ए प्रोप्राइटरी बैटरी थर्मल कंट्रोल सिस्टम। प्रोप्राइटरी बैटरी थर्मल कंट्रोल सिस्टम, प्रोप्राइटरी का लफ्ज अहम है। ये क्या होता है प्रोप्राइटरी का मतलब, वो चीज जो आपकी अपनी है, जो खुद बनाई है, आपने खुद डेवलप की है, कंपैरेटर के पास नहीं है। प्रोप्राइटरी के लफ्ज से पता चलता है, बात का एक्सक्लूसिव के वर्ड से पता, एक्सक्लूसिव राइट्स हमारे पास, इसका मतलब क्या, वो चीज सिर्फ हमारे पास है, प्रोप्राइटरी सिर्फ हमारे पास है, इन हाउस डेवलप्ड सिर्फ हमारे पास है। प्रोप्राइटरी बैटरी थर्मल कंट्रोल सिस्टम है,
that extends battery life in hot climates, a technology that no local competitors currently offer. No local competitor currently offer, इसको अंडरलाइन करें, क्या बताना चाह रहा है, ये क्या चीज है, ये कोर है या यूनिक है। अब ये डिपेंड करता है रिसोर्स है कि कंपीटेंस, अगला फैसला ये करना है। तो बताइए कि ये जो है बैटरी थर्मल कंट्रोल सिस्टम, ये रिसोर्स है, पक्की बात, ये रिसोर्स है। और नो लोकल कंपैरेटर से क्या पता चला, ये कौन सा है, यूनिक रिसोर्स। यूनिक रिसोर्स में से क्लासिफाई करें। क्या हम सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसकी जस्टिफिकेशन भी करते हैं कि क्यों कोर कंपिटेंस या थ्रेशोल्ड है? क्या बताएं, क्या जस्टिफिकेशन करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं। याद रखिएगा मैनेजमेंट की केस स्टडी के अंदर अगर रिक्वायरमेंट में लिखा है जस्टिफाई करवाओ तो हम जस्टिफिकेशन देंगे। अगर केस स्टडी के अंदर उसने जस्टिफिकेशन के बारे में नहीं पूछा तो हम जस्टिफिकेशन नहीं देते। जो ज्यादातर केस स्टडीज हैं, जो मैनेजमेंट की ज्यादातर कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ज्यादातर यानी मोर देन 50% जो केस स्टडीज हैं उनमें जस्टिफिकेशन नहीं होती, नहीं मांगता वो, कुछ में मांगता भी है, ज्यादातर में नहीं मांगता। वो सिर्फ इसका मतलब है पिक एंड ड्रॉप की केस स्टडी हुई। जिस केस स्टडी में जस्टिफिकेशन नहीं बतानी होती वो केस स्टडी कौन सी वाली केस स्टडी हुई, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप की पिक एंड ड्रॉप। आगे चल के केस स्टडी आएगी बहुत ही आसान, लेकिन तकरीबन हर ट्रेंड में आती है। स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस सबसे मशहूर हर दफा आती है, और यकीन करें एक एक लेक्चर की, एक लेक्चर की पेस्टल और स्वॉट एनालिसिस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिए हो उसमें भी यही, क्या क्लासिफिकेशन करनी है, जस्टिफिकेशन नहीं। यहां पे रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताइए क्या जस्टिफिकेशन पूछी इसने, नहीं पूछी। तो जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ आपने उसको क्लासिफाई कर देना। क्लासिफाई कर दिया यहां तक हमने। फिर इसके बाद इट्स इन हाउस इंजीनियरिंग टीम हैज आल्सो डेवलप्ड a fast charging algorithm that integrates with standard 220 volts outlets, allowing user to fully charge e-scooter at home in just 1 hour। वो कहता है 5-6 घंटे नहीं, 1 घंटे के अंदर हमने डेवलप कर लिया है फास्ट चार्जिंग एल्गोरिदम। ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया है जो 1 घंटे में चार्जिंग कर देता है। क्या किया है, ऐसा एल्गोरिदम डेवलप कर दिया है 1 घंटे में चार्जिंग कर देता है। पहला सवाल, ये तो हमें पता चल गया कि ये तो मार्केट में लोगों के पास नहीं है, खुद डेवलप किया ना, जो खुद डेवलप की हो चीज लोगों के पास थोड़ी होगी। तो ये थ्रेशोल्ड नहीं है, यूनिक है, कोर रिसोर्स है कि कंपिटेंस, ये फैसला करे। क्या है ये, रिसोर्स है, हाँ जी बिल्कुल, और इंटेंजिबल रिसोर्स है, शाबाश। तो ये जो आपके पास है ना एल्गोरिदम, फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग कैसे होगी, कोई फार्मूला निकाला उन्होंने, एल्गोरिथम मतलब फार्मूला निकाला, ये तो हो गया रिसोर्स, ठीक है। और कौन सा रिसोर्स हुआ, यूनिक हुआ, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कहूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखें कि एबिलिटी इंजीनियर की कि उन्होंने इस रिसोर्स को डेवलप किया है, इंजीनियर्स की एबिलिटी, तो वो फिर कॉम्पिटेंस होगा। कॉम्पिटेंस यानी इंजीनियर का इस काबिल होना कि उन्होंने ये डेवलप किया, ये क्या है, कॉम्पिटेंस। और जिस चीज को डेवलप किया है वो रिसोर्स है। फोकस उसका रिसोर्स के ऊपर है क्वेश्चन में, तो रिसोर्स वाली तो बात जरूर रखें, ठीक है। लेकिन अगर इसको कॉम्पिटेंस के पॉइंट भी इसमें से निकालना चाहिए वो भी निकल सकता है। वो क्या है, इंजीनियर्स की एबिलिटी टू डेवलप सच एल्गोरिदम, ये कॉम्पिटेंस होगी और कोर कॉम्पिटेंस, ठीक है। हाँ, इंजीनियरिंग टीम जो है वो अलग है, वो आपके थ्रेशोल्ड पे ह्यूमन रिसोर्स में आएगी, लेकिन उनका इस काबिल होना कि ऐसा सुपर एल्गोरिदम बना सके, ये होगी कोर कॉम्पिटेंस। लेकिन इसमें फोकस, जो प्राइमरी फोकस है इसका, वो इसका एल्गोरिदम पे है, तो इसको हम रिसोर्स में क्लासिफाई करेंगे। डन जी, आगे चलते हैं। अलग अलग करना चाहिए, हाँ अलग अलग कर रहे हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा अलग अलग करूंगा, ये फास्ट चार्जिंग एल्गोरिदम को अलग करूंगा, और इंजीनियर नहीं, इंजीनियर्स की एबिलिटी टू डेवलप सच एल्गोरिदम उसको अलग करूंगा, वो हमारी कॉम्पिटेंस होगी।
कोर कंप्यूटर्स, कोर कंप्यूटर्स, क्योंकि आम चीज़ थोड़ी डेवलप कर रहे हैं। कंप्यूटर्स रिसोर्स होगा क्या? नहीं, हम 1 घंटे में कर रहे हैं ना, इनका क्वेश्चन ये है गालबन, हम 1 घंटे में कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चला कि दूसरे कितने घंटों में कर रहे हैं? अमूमी तौर पे वैसे 5-6 घंटे होते हैं, हमें उन्होंने कंफर्म भी किया है 5-6 घंटे होते हैं। और असल में ये जो उसने बताया ना डेवलप किया है, तो भाई अगर उसने वो जो फार्मूला डेवलप किया है वो भी स्टैंडर्ड आवर्स में ही बनाता है तो उसने डेवलप क्या किया फिर? हाँ जी, फीचर्स बताते हैं, लेकिन नहीं, हमने तो डिसीजन करना है ना। क्वेश्चन इनका ये है कि जब नहीं बताया कि कंपैरेटर के पास जो टेक्नोलॉजी है वो कितने घंटों में चार्ज करती है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी वाली जो 1 आवर वाली है वो कंपैरेटर के पास नहीं है? क्वेश्चन में उसने बताया नहीं है, लेकिन चूंकि कंटेक्स्ट में देखिए कि उसने फास्ट चार्जिंग एल्गोरिदम डेवलप किया है और अपनी टीम ने डेवलप किया है, उनकी अपनी टीम, उन्होंने बाय नहीं किया मार्केट से, तो इसका मतलब है ये इनका अपना इंटरनल है और यूनिक है। हमें इस इंफॉर्मेशन से ये पता चल रहा है, गिवन इंफॉर्मेशन से हम कंक्लूड कर। हाँ, वो जो पढ़ के एक मैसेज आपको मिलता है ना, एक जो पहला मैसेज वो यही आता है कि एक गट फीलिंग, वैसे गट फीलिंग की बेस पर डिसीजन तो नहीं हम कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्लियरली इंफॉर्मेशन है, लेकिन पढ़ के वैसे भी अंदाजा लगता है कि इन्होंने वो चीज डेवलप की है जो सिर्फ इनके पास है। As competition heats up with new entrants offering stylish but less efficient EVs, CM's management is evaluating its strategic strengths and considering whether to license its battery control technology to other manufacturer or retain it as an exclusive advantage। ये सी के साथ रिलेट करता है। उन्होंने कहा जी क्योंकि नए नए कंपेटिटर्स आ रहे हैं तो वो ये फैसला कर रहे हैं कि जो हमने ये सुपर टेक्नोलॉजी वाली चीज ईजाद की है क्या हम उनको उनके साथ शेयर कर दें, लाइसेंस उनको भी दे दें कि वो इसको इस्तेमाल करके वो भी फास्ट चार्जर बना सके। ये क्वेश्चन है बेसिकली। अच्छा मुझे बताइए क्या हमने क्लासिफिकेशन कर दी थ्रेशोल्ड में और यूनिक में? थ्रेशोल्ड कंपिटेंस और कोर कंपिटेंस में भी क्लासिफिकेशन कर दी, तो जरा बताइए थ्रेशोल्ड रिसोर्स क्या था इसमें क्विकली? थ्रेशोल्ड रिसोर्स क्या था? हाँ अच्छा, असेंबलिंग अफोर्डेबल ई स्कूटर्स, ये रिसोर्स है या कंपिटेंस है? ये कंपिटेंस है, असेंबलिंग कर रहे हैं ना, लेकिन थ्रेशोल्ड कंपिटेंस आ गई है। इसके अलावा इंपोर्टेड बैटरी क्या है? ये रिसोर्स यूनिक तो नहीं है, सारे इंपोर्ट करवा सकते हैं। ये रिसोर्स है लेकिन थ्रेशोल्ड रिसोर्स है, सारे इंपोर्ट करवा सकते हैं सारी कंपनीज, क्या हम ही करवा सकते हैं? सारी करवा सकते हैं। फिर इसके अलावा ये आगे हमारे यूनिक रिसोर्स और सॉरी थ्रेशोल्ड रिसोर्स और थ्रेशोल्ड कंपिटेंस। फिर इसके बाद ये जो गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह थी ये क्या था? थ्रेशोल्ड रिसोर्स और एबिलिटी टू मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट, थ्रेशोल्ड कंपिटेंस। फिर इसके बाद प्रोप्राइटरी बैटरी, यूनिक रिसोर्स और इंजीनियर्स की एबिलिटी टू डेवलप सच प्रॉपर्टी, कोर कंपिटेंस। और इसके बस हमारे तकरीबन हर एक क्लासिफिकेशन में कम से कम एक फैक्टर आ गया, क्योंकि हमारी कोशिश होगी आइडियली ऐसा हो जाए। कल जिक्र हुआ था ना इसका कि अगर नहीं हुआ तो हमने कुछ थोड़ा उसको मिलाने की कोशिश कर दी। इंपोर्टेड बैटरी, हाँ जी इंपोर्टेड बैटरी रिसोर्स बिल्कुल थ्रेशोल्ड रिसोर्स है। नहीं, उसका जो असेंबल करना है ना, उसका असेंबलिंग वो हमारी कंपिटेंस में आएगी, वरना उसको इंपोर्ट करवाना, जो इंपोर्ट कर रहे हैं बैटरी वो तो रिसोर्स होना चाहिए। या उसने शायद एबिलिटी टू इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा, लेकिन ये मेरा हाल आपका रिसोर्स हो। हाँ वो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि आप लोकल को इंपोर्ट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो इस काबिल है, ये एबिलिटी उसने कंपिटेंस में क्लासिफाई किया है, सिर्फ इंपोर्ट को नहीं किया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट ए क्लियर जी? बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने बता दी। उसने कहा मुझे बताओ A2 में थ्रेश कोर कंपिटेंस में मुझे बताइए कोर कंपिटेंस के लिए कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी है? ड्यूरेबिलिटी और डिफिकल्ट टू इमिटेट। ड्यूरेबिलिटी, डिफिकल्ट टू इमिटेट।
तो यहाँ पे मुझे बताइए कि कोर कंपिटेंस में हमने जब क्लासीफाई किया है, किसको क्लासीफाई किया कोर कंपिटेंस में? इंजीनियर्स की एबिलिटी, इंजीनियर्स की एबिलिटी टू डेवलप और एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर, यही था हमारी कोर कंपिटेंस, क्योंकि और भी कोर कंपिटेंस में थे। हाँ फुली चार्ज, वही इंजीनियर्स की एबिलिटी कि उन्होंने 1 घंटे में चार्ज करने वाला एल्गोरिथम डेवलप किया है, ये हमारी कोर कंपिटेंस है। मुझे बताइए क्या ये ड्यूरेबल है? हाँ अगर इंजीनियर, लेकिन याद रखे ड्यूरेबल है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अपनी वैल्यू लूज कर सकती है। कैसे? कंपेटिटर हाई वेज हाई सैलरी ऑफर करके इंजीनियर्स को अपने पास बुला सकते हैं। पढ़ा था कल कंसेप्ट। और दूसरा क्या है? डिफिकल्ट टू कॉपी। हाँ डिफिकल्ट टू कॉपी है ये, ठीक है, ये ड्यूरेबल भी है, डिफिकल्ट टू कॉपी भी है, लेकिन लॉन्ग रन में हो सकता है ये अपनी वैल्यू लूज कर जाए। ये कमेंट लिखना है, क्योंकि इंजीनियर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है, आप कभी भी रिजाइन करके कह सकते हैं सर हम जा रहे हैं। तो ड्यूरेबल है क्या? इंजीनियर्स ने की जो एबिलिटी है ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म में फायदा उठाएंगे, यस। डिफिकल्ट टू कॉपी है, यस, लेकिन लॉन्ग टर्म रन में ये वैल्यू लूज हो सकती है। कैसे? कंपेटिटर हाई सैलरी ऑफर करके अपनी तरफ बुला ले। ब्रीफली एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस। चलिए ये तो हो गया सर। थर्ड, एडवाइस सीएम ऑन वेदर इट शुड लाइसेंस इट्स प्रोप्राइटरी बैटरी टेक्नोलॉजी टू कंपेटिटर्स टू अर्न एडिशनल प्रॉफिट, जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। क्या ये जो प्रोप्राइटरी बैटरी है इसको आउटसोर्स कर देना चाहिए, इसको शेयर कर देना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? डिफरेंशिएशन, आपका जो कंपेटिटिवनेस है वो शेयर हो जाएगी, आपकी मार्केट में यूनिक पोजीशन नहीं रहेगी। अभी आपके पास कोर कंपिटेंस है ना, जब आप स्लाइस कर, देखिए शॉर्ट टर्म में फायदा जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? नुकसान। कैसे होगा? आपका कोर कंपिटेंस मार्केट में शेयर हो जाएगा, थ्रेशोल्ड कंपिटेंस, आप फ्यूचर में प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट अर्न करने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके कंपेटिटर को आपने अपने हाथ से अपनी कोर स्किल उनके हवाले कर दी, तो वो भी फिर उस कोर स्किल को फायदा उठा के 1 घंटे में चार्जिंग कर रहे होंगे। तो क्या शॉर्ट टर्म में ये बेनिफिट ले लेना चाहिए हमें? ये नहीं लेना चाहिए। जब आपने बिजनेस में रहना है, काम करना है, तो आपके पास कोर कंपिटेंस होनी चाहिए, ठीक है। वो मार्क जुकरबर्ग को ऑफर मिली कि फेसबुक जो है उसको सेल कर दे, अच्छी ऑफर थी हाई प्राइस की, लेकिन उसने ऑफर नहीं किया। रीजन क्या? रीजन ये नहीं बताया कि प्राइस कम थी, रीजन उसने ये बताया मैंने फेसबुक को इसलिए नहीं, क्योंकि उसने कहा मुझे काम ही यही आता है, सोशल मीडिया को मैनेज करना। अगर मैं इसको बेच के जिंदगी में अगला काम करना है, वो भी मैं कोई ना कोई सोशल मीडिया या स्टार्टअप करता, तो जब मैंने काम ही यही करना है तो फिर इसी को क्यों ना कंटिन्यू करूं, ठीक है। तो अब अगर आपने इसी फील्ड के अंदर रहना है, तो आपके पास जो कोर स्किल है वो क्यों कंपेटिटर के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो आपने इस फील्ड को छोड़ना है फिर तो ठीक है, सेल करते हैं, उस वक्त ये सूटेबल है, अभी नहीं, क्योंकि ये आपके लॉन्ग रन में हायर प्रॉफिट का बाइस बनेगी। डन? क्लियर ये केस स्टडी? तो मुझे बता जी मेरे भाई। मिनिमम एबिलिटी टू मीट मिनिमम सेफ्टी, एबिलिटी खुद चीख चीख के कह रहा है लफ्ज एबिलिटी, ये रिसोर्स नहीं है, ये कंपिटेंस है, ये कंपिटेंस है, नहीं कंपिटेंस करे इसको, कंपिटेंस 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 में भी लिखा है रिसोर्स, रिसोर्स में वो उसने पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट के तौर पे लिखा होगा, फोकस उसका कुछ और होगा। तो ये क्या है हमारा? कंपिटेंस। शाबाश। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चले, स्टार्ट करें। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट कैपेबिलिटीज और कंपेटिटिव एडवांटेज। भाई कंपैरेटिव एडवांटेज भी आपको पता है, कैपेबिलिटी भी आपको पता है, क्या समझाओ? मैं नहीं समझा रहा। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? कंपैरेटर से बेहतर नहीं, वो तो रिसोर्स होगा, वो तो कंपिटेंस होगा। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? कंपैरेटर से बेहतर परफॉर्म करना मार्केट में, कस्टमर को कंपैरेटर से बेहतर सर्विस वैल्यू प्रोवाइड करना, यह है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज आता कैसे है? हाँ, रिसोर्स और कंपिटेंस से नहीं आता, यूनिक रिसोर्स और कोर कंपिटेंस से आता है। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? कंपैरेटर से आगे। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है?
कंपैरेटर से आगे आपको क्या चीज लेके जाएगी? यूनिक रिसोर्स, कोर कंपीटेंस। ये तो हमने पढ़ लिया। भाई कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी क्या होती है मुझे बताइए, क्या स्टडी किया था हमने? वो जो लिंक बनाया था, रिसोर्सेज प्लस कंपीटेंस कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी कन्वर्ट होती है कंपैरेटिव एडवांटेज में, कंपैरेटिव एडवांटेज में स्ट्रेटजी कैपेबिलिटी। क्लियर? अच्छा, कैपेबिलिटी का एक कंसेप्ट उसने बताया है जो कि बेसिकली रिसोर्सेज से रिलेट करता है। लेकिन कैपेबिलिटी में क्यों बताया? आपको पता है कैपेबिलिटी के भी बैक एंड पे दो ही चीजें हैं। क्या है? एक रिसोर्स, रिसोर्स और कॉम्पिटेंस को कंबाइन करना, ये कैपेबिलिटी कहलाता है। क्वेश्चन का कंसेप्ट सिंपल है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझे ये बताइए, आपके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा रिसोर्स यूनिक है और कौन सा थ्रेशहोल्ड है? आपके पास रिसोर्सेज की लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपना रिसोर्स ऑडिट किया। रिसोर्स ऑडिट क्या होता है? जरा देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। रिसोर्स ऑडिट किया, बहुत से एसेट आएंगे, ऐसे ही है। कैसे पता चलेगा भैया ये वाला एसेट जो है, ये जो रिसोर्स है ये थ्रेशहोल्ड है और ये वाला यूनिक है? मेरा ख्याल है वो खुद बोलेगा, उसको जुबान लगेगी, बोलेगा मैं थ्रेशहोल्ड हूँ, साथ वाला कहेगा मैं यूनिक रिसोर्स। ऐसा होगा क्या? पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे भाई? एक जनरल रूल तो है हमारे पास, और जो कंपैरेटर के पास नहीं हमारे पास है। लेकिन असल में कुछ फीचर्स होते हैं जो उसको इस काबिल बनाते हैं कि उस चीज कंपैरेटर के पास नहीं होती। कंपैरेटर के पास एक चीज क्यों नहीं है? सवाल ये है भाई। डेफिनेशन तो ये है क्या कि वो चीज यूनिक होगी जो हमारे पास है, कंपैरेटर के पास नहीं है। अब इसके बाद अगला सवाल क्या भला? क्यों तुम्हारे पास है और कंपैरेटर के पास नहीं है? तो उसको बता रहा है, कह रहा है कि कुछ फीचर्स होते हैं रिसोर्सेज में जो उन्हें यूनिक बनाते हैं। वो फीचर्स क्या? ये 4 फीचर्स हैं। इसको बोलते हैं वीरो फ्रेमवर्क या वीरियो फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं। कुछ बुक्स में VIRO है, कुछ में VRIO है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है भाई। ये 4 फीचर्स होंगे तो आपके रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज मतलब कैपेबिलिटी जो है वो आपके पास होगी, यूनिक होगी। पहला क्या है? वैल्यूएबल। रिसोर्सेज क्या होना चाहिए? रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जिससे कोई फायदा हो। भाई जिस चीज से कोई फायदा ही नहीं है वो किसी काम की नहीं है। भाई ऐसा ही है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या है? रिसोर्स क्या करें? रिसोर्स हमें कुछ ना कुछ फायदा दे, वैल्यू, बेनिफिट दे। जैसे क्या कह रहा है? कह रहा है क्या ब्रांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड कोका कोला के लिए फायदा दे रहा है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड, बिल्कुल। तो ये क्या है? वैल्यू एड। वैल्यू का मतलब क्या है? बेनिफिट हो, कुछ प्रॉफिट उसकी वजह से आ रहा हो। तो यूनिक रिसोर्स की पहली पहचान क्या है? उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट आ रहा हो। याद रखें, बेनिफिट जो है ना, वैल्यू ऐड होती है। बेनिफिट होता है 2 रीजन की वजह से हो सकता है। या तो उसकी वजह से आपका प्राइस बढ़ रही होगी, रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, या क्या हो रहा होगा? कॉस्ट कम हो रही होगी। वैल्यू का मतलब क्या है? या आपको उससे बेनिफिट हो, वैल्यू ऐड हो, बेनिफिट हो, मतलब या तो उसकी वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा हो या उस चीज की वजह से कॉस्ट कम हो रही हो। जैसे जो उसने एग्जांपल दिया है स्ट्रॉन्ग ब्रांड कोका कोला का, इससे क्या हो रहा है? कॉस्ट कम हो रही है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है? रेवेन्यू बढ़ रहा है। दूसरी चीज क्या है? इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी का मतलब क्या है? क्या वो कॉपी कर सकते हैं कस्टमर? उससे इमिटेबल नहीं होना चाहिए। इमिटेबल का मतलब क्या है? जो कॉपी हो सकता है। तो यहां पे कंसेप्ट ये नहीं है, हेडिंग में आई से इमिटेबिलिटी है, लेकिन कंसेप्ट क्या है? रिसोर्स को इमिटेबल, क्योंकि अगर वैल्यूएबल है आपको उससे फायदा होगा, अगर इमिटेबल है तो कंपैरेटर को भी फायदा होगा। पढ़ा था ना? When everyone is Superman, no one is Superman। तो जब वो बेनिफिट सबके पास चला गया, वो फिर हमारा यूनिक रिसोर्स नहीं रहा। तो पहला क्या है? रिसोर्स की पहचान, यूनिक रिसोर्स की पहचानी, उसका फायदा हो। फायदा होगा तो रिसोर्स होगा ना, वरना तो लायबिलिटी हो जाएगी। फायदा हो। और दूसरी बात क्या बताई? कस्टमर कॉपी ना कर सके। अच्छा, कॉपी ना कर सके,
लेकिन कहीं से खरीद ले, नहीं, रेयर होना चाहिए, वो अवेलेबल भी नहीं होना चाहिए कहीं, वो कहीं पे। रेयर कौन सी चीज होती है जिस ढूंढने से भी नहीं मिलती, तो वो रिसोर्स कहीं से ढूंढने से भी नहीं मिलना चाहिए, रेयर होना चाहिए। कंपैरेटर के पास इस तरह का कोई रिसोर्स ना हो, ना मिलता जुलता रिसोर्स हो, नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बोले क्या? नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, यानी हमारे पास है, बेनिफिशियल है रिसोर्स, सिर्फ हमारे पास है, कंपैरेटर कॉपी नहीं कर सकता, ना उसको कहीं से रिसोर्स मिलेगा, ना वो हमारा कॉपी कर सकता है, ना जापान से इंपोर्ट कर सकता है, ना इसकी चाइना कॉपी बना सकता है, नहीं कर सकता ये काम। और लास्ट क्या है? ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि आपकी मैनेजमेंट ऐसी हो कि वो इस रिसोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर रही हो। जैसे एक रिसोर्स क्या है? क्या है? अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग वैल्यूएबल है, बताना क्या होता है अलादीन का चिराग? वो रगड़ते हैं उसमें से जिन निकलता है, क्या कहता है? क्या हुक्म है मेरे आका? क्या वो अगर हमारे पास है तो यूनिक रिसोर्स है क्या? कैसे साबित करें? पहला, वैल्यूएबल है, उसे बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। दूसरा, इमिटेबल है, क्या उसे कॉपी किया जा सकता है? वो बजाहिर तो चिराग बना लेंगे, उसमें से जिन नहीं निकला करेगा, वो जिन वाला चिराग हमारे पास। रेयर है क्या? रेयर है, दुनिया में एक ही है कि 10-12 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कोई किसी मुल्क में, कोई हर मुल्क का अलग अलग अलादीन है क्या? एक ही है, रेयर है, उसे कॉपी नहीं किया जा सकता, वैल्यूएबल भी है, लेकिन हमने सिर्फ संभाल के रखा हुआ है। हम हर रात उसमें थोड़ा सा तेल डाल के रोशनी के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। बताइए क्या अच्छी मैनेजमेंट है? अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है? वैल्यूएबल है, इमिटेबल भी नहीं है, रेयर भी है, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना सीखा। ऑर्गेनाइज, आपको नहीं पता इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, तो वो किसी काम का नहीं होगा आपका। तो चारों फीचर, इसको बोलते हैं वीरियो फ्रेमवर्क या वीरो फ्रेमवर्क, VIRO। भाई बात समझ आ गई? तो ये अगर आपसे पूछे यूनिक रिसोर्स का बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फीचर बताओ, वीरियो फ्रेमवर्क बता देंगे। ओके। और कैपेबिलिटी पूछे ना कि कैपेबिलिटी जो है उसको कैसे आप स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी का फ्रेमवर्क बताएं, तो सेम फ्रेमवर्क यही है, सेम फीचर। स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी में क्या फीचर होने चाहिए? यही होने चाहिए। यूनिक रिसोर्स में क्या होना चाहिए? यही होने चाहिए। नहीं, कॉम्पिटेंस के लिए नहीं, रिसोर्स के लिए और कैपेबिलिटी के लिए, कॉम्पिटेंस के लिए नहीं है। कॉमन सेंस वैसे क्या कहती है, एक कॉम्पिटेंस में भी फील हो सकता है, लेकिन किताब में नहीं लिखा हुआ तो मैं नहीं इसलिए इसको मत कहूंगा। डायनामिक कैपेबिलिटी, कुछ लोग होते हैं वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ कहते हैं वक्त के साथ नहीं बदलना। आपको पता है जैसे अभी AI आई है ना, तो मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में शोर मच गया, स्टूडेंट्स जो हैं वो चीटिंग करते हैं, उनकी इनोवेशन की पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो AI पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और कुछ जगहों पे बैन भी है कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में AI को यूज़ करना, असाइनमेंट्स बनाते हुए AI को यूज़ नहीं करने देते, जो स्टूडेंट AI यूज़ करे उसको पेनलाइज करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है, कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज या कुछ प्रोफेशन, वो AI को कहते हैं। ये नेचुरल है, जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है ऐसे ही होता है। इवन जब कैलकुलेटर इजाद हुआ था, शायद आपको ये बात सुन के हैरानगी हो, टीचर ने हड़ताल कर दी थी कि कैलकुलेटर आ गया, अब स्टूडेंट खुद अपने माइंड से कैलकुलेशन नहीं करेगा, कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस जो है वो कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, इवन कैलकुलेटर जैसी चीज पे। ठीक है, तो क्या अब बताना क्या चाह रहा हूं, जब कभी नई टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशन आती है मार्केट के अंदर, कुछ लोग, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो फौरी अडॉप्ट करते हैं, कुछ अडॉप्ट नहीं करते, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे ही बिजनेस चला रहे होते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, क्या मार्केट में जब न्यू टेक्नोलॉजी आए क्या उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए? क्या हर ऑर्गेनाइजेशन आपके ख्याल में अडॉप्ट कर लेती है क्विकली, कि कुछ करती है कुछ नहीं करती? आखिरी सवाल, कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है? जो जल्दी अडॉप्ट करती है, हालांकि वो गलतियां भी करेगी, जल्दी करेगी या शायद ज्यादा करे, लेकिन वो बेनिफिट भी ज्यादा उठाएगी। इस एबिलिटी को कहते हैं डायनामिक कैपेबिलिटी। डायनामिक कैपेबिलिटी एक ही चीज का नाम है, क्या?
कि मार्केट में जब भी चेंज आए आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल हो कि वो उस चेंज को क्विकली अडॉप्ट कर ले, वो रिफ्यूज ना करे चेंज को एक्सेप्ट करना। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपके ख्याल में डायनामिक कैपेबिलिटी है क्या? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है। इसीलिए मैं अक्सर रिकमेंडेशन देता हूँ, रिकमेंडेशन ये लाजमी नहीं है। अव्वल तो जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब की बजाय अपना काम जो छोटे लेवल पे भी हो ना वो बेहतर है, अपना काम छोटे लेवल पे भी हो वो बेहतर है। किसी बड़ी कंपनी में CFO CEO की पोस्ट पे काम करने से बेहतर है अपना छोटा बिजनेस अलग से सेटअप करें, ठीक है। लेकिन बहरहाल फर्ज करें अगर जॉब करनी है, ठीक है, रिस्क फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो दूसरा मशवरा क्या, अजीब सी बात करने जा रहा हूं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ना करें, प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में आपका स्किल सेट अपडेट नहीं होता, आपको रिलैक्स करने की, सुकून करने की आदत पड़ जाती है। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होता है, थोड़ी टेंशन होती है, सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, और कभी भी अपना खुद का भी वही काम कर सकते हैं। 10 साल प्राइवेट सेक्टर में गुजारे, खुद का भी काम करना चाहे कर सकते हैं। गवर्नमेंट का बड़े सेक्टर में बिजनेस होता है, मुमकिन तौर पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वो होते हैं उनके बिजनेस जो आप बाद में सीखने के बाद खुद का नहीं कर सकते। वार्डा में आपने जितना मर्जी टाइम गुजार ले, खुद की कोई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते। लेकिन बहरहाल ये सजेशन है, लाजमी नहीं है। सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, क्या, गवर्नमेंट के रूल्स की वायलेशन ना हो। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक चीज देखनी है, फायदा हो या ना हो, जो रूल्स बनाए हैं वो ना टूटे, बस ये देखना। बहरहाल तो डायनेमिक कैपेबिलिटी समझ आ गई आपको। डायनेमिक कैपेबिलिटी कैसे हो सकती है, या तो अब जो पुराने रिसोर्स है उनको नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या नए रिसोर्स लेके हैं, या दूसरी चीज क्या है कि कोई न्यू कोर कंपिटेंस आप अडॉप्ट करें, यानी नए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, ये भी डायनामिक कैपेबिलिटी है, और न्यू कंपिटेंस लेके आना, ठीक है। तो कैपेबिलिटी का एक कंसेप्ट, कैपेबिलिटी यही है ना, कैपेबिलिटी किन दो चीजों से बनकर मिलकर बनी, सोर्स और कंपिटेंस है। तो जब कहते हैं डायनामिक कैपेबिलिटी तो इसका मतलब क्या है, दो चीजें, रिसोर्सेज भी नए इस्तेमाल करें या कंपिटेंस, न्यू कंपिटेंस क्रिएट करें। ओके, कोई प्रॉब्लम? कॉस्ट एफिशिएंसी, हाँ जी, वैल्यू मैंने जिक्र किया था। वैल्यू के, वैल्यू का मतलब क्या है, कोई भी रिसोर्स कब वैल्यूएबल होता है, जब या तो हमारा रेवेन्यू बढ़ाएगा या कॉस्ट कम करेगा। कॉस्ट कम करना है तो दो तरीके हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। ये मैं नहीं समझा रहा आपको, क्यों नहीं समझा रहा, पहले समझाया है। किस मिसाल से समझाया था, समोसा वाली, कौन सी वाली फैक्ट्री, नहीं नहीं, एग्जाम्पल क्या दी थी, हाँ ये बताया, अगर एक कड़ाही के अंदर 50 समोसों की गुंजाइश है, 10-10 करके समोसे बना रहे हो, कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर 10 की बजाय प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, 50 समोसे कर दिए, तो एवरेज कॉस्ट कम आएगी ना, क्योंकि एक ही बैच में 50 समोसे बन रहे होंगे, तो फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो 50 में डिवाइड होगी। ये कौन सा कंसेप्ट है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का कंसेप्ट क्या है कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लार्ज स्केल पे। यह है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या है कि एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाए। एक ही प्रोडक्ट की ज्यादा अगर क्वांटिटी कर देते हैं, प्रोडक्शन क्वांटिटी, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और अगर एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए, वो क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। ठीक है जी, इतना काफी। साथ ही समोसे, उसी के अंदर समोसे और उसी के अंदर पकोड़े भी तल लिए, एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में दोनों फिट हो गए। तो बताएं पकोड़े वाली कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी, वरना अलग से तेल डालना पड़ता। इकोनॉमी ऑफ स्कोप, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्कोप। डन जी। कॉस्ट रिड्यूस करने के दो तरीके क्या हैं, ठीक है। आगे मैं एग्जांपल दे रहा है कर्टन और कारपेट्स की। अलग अलग प्रोडक्ट है, एक ही प्रोसेस से बनाएंगे, कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। क्या होती है, एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से अगर आप दो प्रोडक्शन बनाए, एक ही प्रोसेस से दो प्रोडक्ट्स बनाए, तो आपकी कॉस्ट दोनों में डिवाइड हो जाएगी। और अगर एक ही प्रोसेस से एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दे, तो फिक्स कॉस्ट 10 की बजाय 50 में डिवाइड हो जाएगी, वो भी कम। डन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भैया कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स, इसमें क्या बता रहा है,
कह रहा है भैया आपने कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करना है। ओके, तो आपको कस्टमर को पहचानना पड़ेगा, कस्टमर की नीड को पहचानना पड़ेगा। इवन कुछ एंटरप्रेन्योर ये कहते हैं कि कस्टमर से पहले कस्टमर की नीड को यानी कस्टमर को भी ना पता हो मुझे क्या चाहिए, तो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उसे पता होना चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए। तो आपको याद है हमने वो पढ़ा था, क्या था, सप्लाई लेड और डिमांड लेड कन्वर्जेंस। ठीक है, तो एक वो कन्वर्जेंस है जो कंज्यूमर की तरफ से, कंज्यूमर कहता है मुझे ये चाहिए, एक वो है जो सप्लाई लेड है। क्या सप्लाई लेड के पीछे कंसेप्ट क्या है? एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन कहता है कि जी हमें पता है कंज्यूमर को क्या चीज चाहिए, कंज्यूमर को नहीं पता। ठीक है, तो कंज्यूमर कंसेप्ट क्या है कि हर बिजनेसमैन को अपने कंज्यूमर को, कि कौन मेरा कंज्यूमर है, और उसकी नीड्स को समझना चाहिए। ठीक है, कि क्या उसकी नीड्स है, क्या नीड्स होती हैं कस्टमर की, बताइए। कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर क्या चाहता है? कम प्राइस चाहता है, और क्या चाहता है कस्टमर? बेहतर क्वालिटी चाहता है, और क्या चाहता है? बेहतर डिजाइन चाहता है, और क्या चाहता है? ड्यूरेबिलिटी चाहता है, अवेलेबिलिटी चाहता है, जगह जगह अवेलेबल हो, कन्वीनियंस चाहता है, बटन दबाओ चीज आ जाए मेरे घर पे, इस्तेमाल करना आसान हो, आसान करना है, ये ना हो शैम्पू है निकालते निकालते नहीं निकल रहा, जरा जोर लगाया आधा शैम्पू बाहर, और अजीब सी बोतल बनाया ना ऐसे उल्टा। लेकिन कुछ में कन्वीनियंस होती है, क्या वो सीधा वो प्रेस करे शैम्पू, बस जितना चाहिए उतना ही बार। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है भाई। टूथब्रश है, बाज़ औक़ात ऐसा है कि वो हल्के से दबाएं वो ज्यादा, ये टेक्निक्स होती हैं। आपको लगेगा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वीनियंट टेक्निक्स होती है। वेस्टेज होगी तो कंज्यूमर ज्यादा प्रोडक्ट बाय करेगा। बहरहाल तो ये सारी देखे क्या यही कस्टमर के, जो आपने बोला कस्टमर की नीड है, देखे क्या उसने भी वही नहीं लिखा था कमोबेश, कस्टमर की नीड। तो क्या है कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए क्या सिखा रहा है? क्या करो, कस्टमर को पहचानो कौन कस्टमर है, और कस्टमर की नीड को पहचानो, कस्टमर क्या चाहता है। क्योंकि जो कस्टमर, आपने कस्टमर को बेहतरीन चीज नहीं देनी, कस्टमर को बेहतरीन चीज नहीं देनी, कस्टमर को वो चीज देनी है जो उसको चाहिए, कस्टमर को वो चीज देनी है जो 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 जो, जो वो मांग रहा है, जो उसकी नीड है, जो उसकी जरूरत है, वो समझे। कस्टमर हमेशा उस चीज के पैसे देगा जो उसकी नीड को पूरा करेगी। अच्छा, कस्टमर की टाइप्स कितनी है, कौन कौन सी उसने बताया? कंज्यूमर जो खुद चीजें करते हैं, मैं और आप। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर, बड़ी बड़ी कंपनीज जो के इनपुट के तौर पे चीजें, जैसे रिटेल और मैन्युफैक्चरर, या तो इन रॉ मटेरियल के तौर पे चीजों को खरीदेंगी या खरीद के बेचेंगी। ये कंपनीज है, ये इंडिविजुअल है, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है। तीन तरह के कस्टमर्स क्या हैं? कहता है आप जो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, सिर्फ एक कंज्यूमर, एक टाइप ऑफ कस्टमर इफेक्ट होता है, कौन सा? कंज्यूमर। मार्केटिंग से गवर्नमेंट कभी फैसला नहीं करती, इंडस्ट्री भी फैसला नहीं। कंज्यूमर जब बाइंग डिसीजन करेगा ना, याद रखें इनमें से कंज्यूमर के लिए सबसे अहम नीड कौन सी है भला, या यूं कह लीजिए कस्टमर सबसे ज्यादा पता है किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? मार्केटिंग से, डिजाइन से। कंज्यूमर सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस होता है? मार्केटिंग से। ये वाला फैक्टर, ये जितने भी फैक्टर है ना, कंज्यूमर के लिए सबसे अहम फैक्टर क्या है? ये गवर्नमेंट कभी, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी के जो मालिकान है वो कभी टीवी पे अच्छी ऐड देके फैसला नहीं करेंगे हमें ये चीज, वो किस चीज को देके फैसला करेंगे? प्राइस को देके, है ना? अजीब बात, अजीब बात भाई। एक कंज्यूमर जिसकी मंथली इनकम 40-50 हजार भी नहीं है, उसके पास आपको आईफोन नजर आ सकता है, लेकिन जो वापडा है, मोनोपोली, अरबों खरबों का प्रॉफिट, उसने जब अपने लाइनमैन को मोबाइल देना है ना मीटर रीडिंग के नोट करने के लिए, वो 15,000 वाला चाइना का मोबाइल देंगे, क्योंकि उसे पता है जितनी जरूरत है उतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो कंज्यूमर के लिए प्राइस सिखा क्या रहा है? बड़ा अहम सबक सिखा रहा है। कंज्यूमर के लिए बाज़ औक़ात प्राइस इतनी अहम नहीं होती जितनी अहम एडवर्टीजमेंट है, ब्रांडिंग जितनी अहम है। लेकिन जो आपका अगर आपका कस्टमर कारपोरेट कस्टमर है ना, तो आपने फिर उसको एडवर्टाइज के जरिए से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करनी, नहीं होगा। कारपोरेट कस्टमर जो कंपनीज है वो कैसे इन्फ्लुएंस होंगी?
प्राइस से। और गवर्नमेंट किससे इन्फ्लुएंस होती है? गवर्नमेंट है क्राइटेरिया, रूल्स, कंप्लायंस से। गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बनाया होता है, भाई इस क्राइटेरिया पे जो उतरेगा उससे चीज खरीदनी है, जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरनी तो उससे चीज नहीं खरीदनी, चाहे वो सोना क्यों ना लेके आ जाए। गवर्नमेंट कंप्लायंस बेस्ड काम करती है, रूल बेस्ड काम करती है। ठीक है जी। तो हाँ, कंज्यूमर बिल्कुल कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होगा, ये उसने आपको मैसेज दिया। यानी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, इसको अफेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हर एक बताना क्या चाह रहा है, कस्टमर की डिफरेंट नीड होती है, आपने अपने कस्टमर के लिहाज से देखना है उसके लिए सबसे अहम चीज कौन सी है। इसको टारगेट करना है तो तरीकाकार कुछ और होगा, इसको चीजें बेचनी है तरीकाकार कुछ और होगा, इसको चीजें बेचनी है तरीकाकार कुछ और होगा। इसमें लिंक्स काम आएंगे, इसमें हम मिनिमम रेट देंगे फिर हमारे बिजनेस बढ़ेगा, इसमें एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो काम आएंगे। एग्री करते हैं? ये एक डिफरेंट कस्टमर है, हर एक का बेसिस ऑफ डिसीजन या जो उसकी प्रेफरेंस है, उसकी नीड्स है, वो डिफरेंट है। और लास्ट, ये भी नहीं मैं आपको सिखा रहा, मार्केटिंग मिक्स 4 पीस नहीं सिखा रहा। क्यों नहीं सिखा रहा? पढ़ा कहां पढ़ा था? प्रोडक्ट लाइफ। देखिए वही चीज नहीं है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन नीचे करके आया होगा। हाँ वही प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, यही 4 पीस है। और ये देखिए वही है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अगर आप इसको याद कर लेना, जो कि हमने असल में डिस्कस किया हुआ है पहले, लेकिन एक पूरे ग्राफ, ये टेबल की शक्ल में सेंट्रलाइज नहीं है, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसने वो नॉर्मली प्रमोशन पूछा करता था, प्रमोशन के बारे में, ये तो पक्का करे ना तो बाकी भी कर ले, ये बड़ा अच्छा उसने आपको बना के दे दिया। डन जी। ये था हमारा आज का लेक्चर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा हमने? चैप्टर 5 का 3 और 4। ठीक है जी। कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल इंशाल्लाह आपकी बुक के ऊपर काम करना है। मंडे को आपकी बुक आपको पब्लिशिंग के लिए भेज देंगे हम, अवेलेबल होगी 2-3 दिन के बाद। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।